नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट पर। हेलो बच्चों, वेलकम एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और लीजिए अब हम शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर वैद्युत रसायन, जो कि राजस्थान बोर्ड में ये 4 नंबर का चैप्टर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, और चालकों की अगर चालकता होती है तो किस वजह से होती है, क्यों होती है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें सेल किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं और उन पे कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। तो लीजिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम चालकता के बारे में कि चालकता क्या होती है। चालकता, ठीक है। तो देखिए बेटा, व्हाट इज द कंडक्टिविटी, चालकता किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता हो तो इस गुण को कहते हैं चालकता, और जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। तो चालकता के आधार पर जो है पदार्थ जो है 2 भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से? कुचालक, कुचालक और चालक, ठीक है बेटा। तो चालकता के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा जाता है, चालक और कुचालक। देखिए, कुचालक किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बताऊंगा मैं। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। प्रश्न ये उठता है कि उनमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता। तो देखिए बेटा, विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए 2 चीजें जरूरी है, या तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो या उसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हों। तो कुचालक पदार्थों में ना तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं ना ही आयन मुक्त होते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते, और जो चालन नहीं करते वो विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, इनके उदाहरण हैं प्लास्टिक, लकड़ी, प्लास्टिक हैं, कांच आदि। इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, इस विद्युत का चालन नहीं करते, इसलिए इनको विद्युत का कुचालक कहते हैं। दूसरा है चालक। तो देखिए, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह होता हो, यानी जिनमें करंट आता हो। तो देखिए बेटा, अभी मैंने बताया था कि चालकता 2 कारणों से होती है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चालकता होती हो या मुक्त आयनों के कारण चालकता होती है। तो इस आधार पर फिर चालकों को 2 भागों में बांटा जाता है। इस आधार पर चालकों को फिर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक चालक और दूसरा आयनिक चालक। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक चालकता, यदि चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, यदि विद्युत का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है तो इस प्रकार के चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए सभी धातुएं, सभी धातुएं। तो देखिए बेटा, धातुओं में जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जो कि फ्लो करते रहते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनमें विद्युत धारा प्रवाह होगी, और विद्युत धारा की जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, ये आप सब जानते हैं। दूसरे चालक हैं आयनिक चालक, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक चालक। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। इनमें आयन मुक्त होते हैं जो कि गति करते रहते हैं, इस वजह से इनकी चालकता कहलाती है आयनिक चालकता। तो देखिए बेटा, आयनिक चालकता का उदाहरण है वैद्युत अपघट्य। तो लेकिन वैद्युत अपघट्य, इसलिए इसे वैद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इसका उदाहरण है सभी वैद्युत अपघट्य। सभी विद्युत अपघट्य जैसे नमक भी इसमें आ गया, आपके अम्ल भी आ गए, क्षार भी आ गए। तो आपका प्रश्न होगा फिर क्या नमक में करंट आता है? नहीं। देखिए
इसके लिए भी आपको मैं बताऊं कि ये अभी अभी मैंने बताया था कि चालकता के लिए इलेक्ट्रॉन और आयन जो है वो मुक्त अवस्था में होने चाहिए। अगर मुक्त अवस्था में होंगे तो ही विद्युत का चालन होगा। तो ठोस अवस्था में जो भी विद्युत अपघट्य होते हैं उनके आयन आयनिक बंधों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। जैसे नमक का उदाहरण दूं मैं आपको, तो नमक में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों एक दूसरे के साथ आयनिक बंध से बंधे हुए हैं, मुक्त अवस्था में नहीं है। इसलिए ये ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनको इतना गर्म करो कि ये पिघल जाए, लेकिन इन्हें इतना गर्म करो कि ये पिघल जाए, जैसे ही पिघलेंगे ये Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएंगे और ये मुक्त हो जाएंगे, तो ये विद्युत का चालन करने लग जाएंगे। इसी तरह से यदि मान लीजिए इनको पानी में घोल दिया जाए, जब जल में घोल देंगे इनको, तो इनके आयन मुक्त हो जाएंगे और वो जल में गति करने लगेंगे, और जब वो गति करेंगे तो भी विद्युत का चालन करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि गलित या जल में विलय अवस्था में जो है ये चालक होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि चालक दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक और आयनिक चालक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक और आयनिक चालकों में अंतर। इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक और आयनिक चालक, ठीक है बेटा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक चालक और आयनिक चालकों में अगर हम अंतर की बात करें तो पहला अंतर तो है कि इनमें चालकता किसकी वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। कि इलेक्ट्रॉनिक चालकों में जो चालकता होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, जबकि आयनिक चालकों में चालकता किसकी वजह से होती है, चालकता मुक्त आयनों के कारण। दूसरा अंतर कि चालकता के समय ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और विद्युत का चालन हो रहा है, तो चार इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं, इसलिए विद्युत का चालन होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो चालकता के दौरान, चालकता के दौरान कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं, ठीक है। और इसमें देखिए आयनिक चालक तब ही चालकता प्रदर्शित करेंगे जब वो या तो गलित अवस्था में हो या जल में विलयशील अवस्था में होता है। जब जल में विलयशील अवस्था यानी कि जब जल में घोलेंगे तो उनका वियोजन होगा, उनके आयन टूटकर अलग अलग होंगे, तभी तो विद्युत की चालकता बनेगी। तो कहने का मतलब उनमें वियोजन होता है, तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इनमें चालकता के दौरान, चालकता के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है। चालकता के दौरान इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। और तीसरा जो अंतर है वो ये है, इनमें विद्युत का प्रवाह होता है केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण। पदार्थ स्वयं कोई गति नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जैसे मान लीजिए ये धातु की छड़ है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ही गति करेंगे यूं हैं, इसमें पदार्थ गति नहीं करेगा है। तो पदार्थ स्वयं कोई गति नहीं करता, ठीक है। जबकि इनमें क्या होता है, वो पदार्थ आयनों से मिलकर बना हुआ है और आयन जब टूटेंगे तो सीधी सी बात है वो गति भी करेंगे, यानी कि पदार्थ गति कर रहा है। इनमें पदार्थ गति करता है। और चौथा अंतर और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जो कि बाद में हमें बहुत पढ़ने को मिलेगा,
ताप का प्रभाव, देखिए ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक चालकता हमेशा कम होती है, क्योंकि जब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। आप जानते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं? मैं बताता हूं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो विद्युत धारा का प्रभाव होता है, और विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं तो विद्युत धारा इधर बहेगी है। अगर हम इसको गर्म कर देंगे तो गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों के बहने में बाधा उत्पन्न होगी। वो भी बताता हूं क्यों होगी, क्योंकि जब हम गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो ये आपस में टकराएंगे, जिसके कारण इनमें गति में बाधा उत्पन्न होगी। बाधा उत्पन्न होगी, जब इनकी गति में बाधा होगी तो सीधी सी बात है धारा का मान कम हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक चालकों की चालकता कम होती है। तो ताप बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है। जबकि इसमें आ जाइए, इसमें अगर ताप बढ़ाएंगे तो वियोजन बढ़ेगा, और वियोजन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी। तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। इज दैट क्लियर? तो लीजिए, अब हम पढ़ रहे हैं वैद्युत अपघटनी चालकों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, वैद्युत अपघट्यों को प्रभावित करने वाली चालकता जो है 4 कारकों पर निर्भर करती है। पहली अंतर आयनिक आकर्षण बल, दूसरी सांद्रता, तीसरी ताप, और चौथा शांता। मैं आपको एक एक करके सारे समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर आयनिक आकर्षण बल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अंतर आयनिक आकर्षण बल यानी आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। तो बेटा देखिए, आयनों के मध्य जैसे Na है सोडियम आयन, और ये है क्लोराइड आयन, इनके मध्य आकर्षण का बल लगता है। सीधी सी बात है, आयनिक बंध, जिसके कारण ये आपस में बंधे होते हैं। तो जितना ये आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, इसकी चालकता उतनी ही कम होगी। यही कारण है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में इनके मध्य, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम और क्लोराइड आयनों के मध्य जो आकर्षण बल है बहुत ज्यादा होता है, और जब बहुत ज्यादा होता है तो ये आपस में बंधे रहते हैं, ये फ्री नहीं हो पाते हैं, मूव नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते, तो इनमें विद्युत का चालन नहीं होता। लेकिन इसको इतना गर्म करो या जल में घोल दो, या इतना गर्म करो कि वो पिघल जाए और आयन इनका आयनिक बंध टूट जाए और आयन अलग अलग हो जाए, या जल में घोल दो, जल में घोलने से भी इनके आयन अलग अलग हो जाएंगे, और जब आयन अलग अलग हो जाएंगे तो वो मूव करने लगेंगे, और इस स्थिति में इसकी चालकता बढ़ेगी। तो कहने का मतलब हो गया कि अंतर आयनिक आकर्षण बल जो है अधिक हुआ तो चालकता का मान कम होता है। दूसरा, सांद्रता। मान लीजिए इसको मैं ऐसे उदाहरण देके बताता हूं। ये 1 लीटर जल में 100 ग्राम NaCl घुला हुआ है, ठीक है। ये NaCl में सोडियम और क्लोराइड के आयन है, ठीक है। और 1 लीटर जल में ही 500 ग्राम NaCl घुला हुआ है। तो NaCl कितना है इसमें? 500 ग्राम, ठीक है। और जल कितना है? 1 लीटर। तो देखिए, इन दोनों में से ये विलयन हो गया तनु, और ये विलयन हो गया सांद्र, यानी गाढ़ा। ये गाढ़ा होगा, सीधी सी बात है। तो सांद्र विलयन में जो आयनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और जब आयनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो उनको बहने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बहने के लिए पानी ज्यादा चाहिए। पानी जब ज्यादा मिलेगा तो आयतन बढ़ेगा, तो आयनों को गति करने के लिए जगह मिलेगी, और वो गति करेंगे। जब गति करेंगे तो चालकता बढ़ेगी। तो इसका मतलब जब जो विलयन जितने ज्यादा सांद्र है उनकी चालकता उतनी ही कम होती है, क्योंकि उनको आयनों को गति करने की जगह नहीं मिलती। अब मान लीजिए उस सांद्र विलयन में मैं पानी मिला देता हूं खूब सारा, और पानी मिलाने से वो जो विलयन पतला हो जाएगा, यानी कि आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाएगा तो उन आयनों को गति करने के लिए जगह मिल जाएगी, और वो मूव करने लगेंगे। ऐसे में उसकी चालकता और बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब जो चालकता है वो सांद्रता के तो व्युत्क्रमानुपाती होती है और तनुता के समानुपाती होती है। तो इस आधार पर जो है सांद्रता जो है, चालकता जो है, चालकता सांद्रता के
व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि सांद्रता बढ़ेगी तो चालकता घटेगी और सांद्रता घटेगी तो चालकता बढ़ेगी। इसी प्रकार इसका उल्टा ले, चालकता तनुता के समानुपाती होती है। तनुता यानी इसको पानी में लगे, जब तनुता बढ़ाएंगे तो सांद्रता कम होगी, सांद्रता कम होगी तो चालकता बढ़ेगी, यानी तनुता और चालकता एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो दो कारक हो गए। तीसरा कारक है ताप। देखिए, ताप बढ़ाने पर आयनों का वियोजन बढ़ता है, और वियोजन बढ़ता है तो सीधी सी बात है उनकी चालकता भी बढ़ती है। तो चालकता, विद्युत अपघट्यों की जो चालकता है, चालकता वो ताप के समानुपाती होती है। ठीक है। नेक्स्ट है शांता। शांता जब ज्यादा होगी तो आयनों को बहने में दिक्कत आएगी, क्योंकि शांता कहते किसे हैं? द्रवों के बहने के गुण का विरोध जो करता है वो गुण शांता कहलाता है। तो शांता बहने का विरोध करता तो सीधी सी बात है आयनों के बहने का भी विरोध करेगा, और ऐसी परिस्थिति में ये विद्युत धारा को कम करता है, विद्युत चालकता को कम करता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेल क्या होते हैं, क्या होता है विद्युत वाहक बल, इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। इस सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सेल जो है वो क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगी? विद्युत ऊर्जा को, इसको तो बदलेगी रासायनिक ऊर्जा में है, और रासायनिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसे सेल कहते हैं। तो परिभाषा बन गई सेल की। ठीक है। इसके अलावा इस आधार पर सेल जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। इस आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत अपघटनी सेल। पहला जो सेल है वो है वैद्युत अपघटनी, और दूसरा है वैद्युत रासायनिक सेल। तो देखिए, सेल वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वो सेल कहलाती है। और सेल दो प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा वैद्युत रासायनिक सेल। जैसा कि देख रहे हैं आप, वैद्युत अपघटनी सेल, ये सेल क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये तो हो गया वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है। जो कि क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा है वैद्युत रासायनिक सेल। ये उसका उल्टा हो जाएगा। वैद्युत रासायनिक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये हो जाएगा आपके वैद्युत रासायनिक सेल हैं। तो देखो एक बार बेटा इस चीज को रिपीट करेंगे हम कि सेल वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सेल कहलाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता हो, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। और दूसरा वैद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अब हम सबसे पहले डिटेल पढ़ेंगे, हम इनकी एक एक करके दोनों की डिटेल पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वैद्युत अपघटनी सेल की। तो देखिए बेटा, वैद्युत अपघटनी सेल को समझने से पहले कुछ टर्म्स समझनी पड़ेगी आपको। पहला हमको पढ़ना पड़ेगा वैद्युत अपघट्य, कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है। वैद्युत
अपघट्टे। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि वैद्युत अपघट्टे क्या होता है बेटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती हैं, इस प्रकार के पदार्थों को कहते हैं वैद्युत अपघट्टे। तो देखिए बेटा, वैद्युत अपघट्टे वे पदार्थ हो गए जिनके जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे और वो आयन गति करेंगे और गति करने के कारण इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। उन पदार्थों को कहते हैं वैद्युत अपघट्टे। और जो ये वैद्युत अपघट्टे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला दुर्बल वैद्युत अपघट्टे और दूसरा प्रबल वैद्युत अपघट्टे हैं। तो ये जो वैद्युत अपघट्टे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला दुर्बल वैद्युत अपघट्टे और दूसरा प्रबल वैद्युत अपघट्टे। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्टे क्या होता है, देखिए इसको ध्यान से समझिए कि वे वैद्युत अपघट्टे जिनका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वैद्युत अपघट्टे वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर उनके आयन अपघटित हो जाते हैं। तो ये आयन जो अपघटित होते हैं इस क्रिया को कहते हैं वियोजन। अगर ये 100% वियोजन नहीं होते हैं, केवल कुछ आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, तो इनको बोलेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्टे। और दुर्बल वैद्युत अपघट्टे के एग्जाम्पल अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्टे होते हैं। अब क्वेश्चन इज दिस, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? दुर्बल अम्ल वे होते हैं बेटा जिसमें, देखिए याद करने के आपको एक ट्रिक बता दूं कि जिनमें कार्बन होते हैं, कार्बनिक अम्ल जितने भी होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं, जो हम लगभग खाने में यूज करते हैं। हम देखिए खाने में हम एसिटिक अम्ल यूज करते हैं, हम लैक्टिक अम्ल यूज करते हैं, हम ऑक्जेलिक अम्ल भी यूज करते हैं। तो खाने में जो भी हम अम्ल यूज करते हैं वो सब दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल जैसे आपके HCN, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, C2H2O4 यानी ऑक्जेलिक अम्ल आदि है। और दूसरे दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, तो बेटा देखिए दुर्बल क्षार क्या चीज है? दुर्बल क्षार आप देखिए पीरियोडिक टेबल आपने देखी, पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप इनके हाइड्रोक्साइड जितने भी हैं वो सब दुर्बल क्षार होते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी हैं, ये सब सेकंड ग्रुप के हैं। तो इनके हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएंगे? BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि इनकी संयोजकता दो होती है ना, कि CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। तो ये सब जो क्षार है वो सब दुर्बल क्षार है ना। इसके अलावा ग्रुप थर्ड के हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है इसलिए AlOH का होल थ्राइस आ जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इसमें हो सकता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो जैसे BaOH का होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस हैं, AlOH होल थ्राइस, ये सब दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो ये तो हो गए दुर्बल वैद्युत अपघट्टे। अब हम बात करते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्टे की। तो प्रबल वैद्युत अपघट्टे बेटा वे होते हैं जिनका पूर्ण वियोजन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वैद्युत अपघट्टे वे होते हैं जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में विभक्त होते हो। इनको जल में घोलेंगे तो अपने आयनों में विभक्त होंगे और उनको वैद्युत अपघट्टे बोलते हैं। और अगर कंप्लीटली आयनित हो जाते हैं, ये 100% यानी पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं तो प्रबल वैद्युत अपघट्टे होंगे। दुर्बल वैद्युत अपघट्टे जब पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं तो दुर्बल वैद्युत अपघट्टे। तो अब अपन बात करते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्टे की। तो इनका पूर्ण वियोजन होता है और इसके उदाहरण में हम आपको बताएं सबसे पहले प्रबल अम्ल है ना। प्रबल अम्ल में आपके सबसे पहले आ जाएगा HCl, H2SO4 आदि हैं, ये सब प्रबल अम्ल है। ठीक है, दूसरी बात प्रबल क्षार। तो देखिए प्रबल क्षार में यह है प्रबल क्षार। तो जो जैसे अभी हमने बताया आपको कि सेकंड ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड है और उसके आगे वाले हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के यानी लीना की रब से फरियाद,
लीना, लीना की रब से फरियाद। इन सब के हाइड्रोक्साइड अगर ले लोगे तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्टे होते हैं। ये सब क्या है? प्रबल। ये सब क्या थे? दुर्बल हैं। तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्टे होते हैं, जैसे NaOH, KOH आदि। ठीक है बेटा। और तीसरी बात, लवण। देखिए बेटा, लवण जितने भी होते हैं वो सब प्रबल ही होते हैं, केवल दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर जो बने लवण है उनको छोड़कर बाकी जितने भी लवण होते हैं वो सब प्रबल होते हैं। तो जैसे NaCl, CaCl2, BaCl2, MgCl2 आदि। ओके, तो देखिए यहां तक समझ में आया आपको। तो अब हम बात करते हैं वैद्युत अपघटनी सेल की बनावट और उसके कार्य प्रणाली की, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। देखिए बेटा, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा था, इसके दो कंटेंट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो वैद्युत अपघट्टे, वैद्युत अपघट्टे, और दूसरे होते हैं इसमें इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो देखिए वैद्युत अपघट्टे में आपको बता चुका हूं किसे कहते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक कैथोड, और एक होता है एनोड। तो जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसकी बनावट। तो देखिए बनावट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सबसे पहले एक पात्र लेते हैं। ये मैंने लिया एक पात्र, इसमें मैंने कोई भी वैद्युत अपघट्टे को घोलकर, जल में घोलकर एक विलयन बना लिया। कोई भी वैद्युत अपघट्टे ले लिया, उसको जल में घोलकर विलयन बना लिया। ठीक है। फिर कैथोड और एनोड को मैंने इसमें डुबो दिया, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है। अब देखिए यह है एनोड, यह है कैथोड। इसको बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ेंगे और इसको बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ेंगे। ये माइनस और ये प्लस। इज दैट क्लियर? तो देखिए ये बैटरी है और इससे विद्युत धारा जब इसके अंदर जाएगी तो ये विद्युत ऊर्जा इसके अंदर जाके इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी, जो कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, इसलिए इसको वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। देखिए अब मैं आपको शॉर्ट में एक एनिमेटेड वीडियो से इस वैद्युत अपघटनी सेल को और अच्छे से समझाता हूं। ठीक है। तो देखिए बेटा, ये इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो ये सॉल्यूशन है घुला हुआ है, NaCl का विलयन है। और ये जो आप देख रहे हैं एनोड, ये बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है और दूसरा ये जो कैथोड है वो बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा हुआ है। बैटरी जो है विद्युत ऊर्जा दे रही है, जिसके कारण NaCl जो है उसका वैद्युत अपघटन हो रहा है और रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम आयन कैथोड की ओर गति करेंगे और क्लोराइड आयन एनोड की ओर गति करेंगे। ओके, समझ में आया आपको ये? तो अब मैं आपको उदाहरण देकर इस सेल को और समझाता हूं। अब मैं आपको उदाहरण देकर इस सेल को और अच्छे से समझाता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमने वैद्युत अपघट्टे जो लिए, दो लिए अपन। एक तो संगलित NaCl का वैद्युत अपघटन। देखिए बेटा, संगलित NaCl का वैद्युत अपघटन, इसका मतलब हुआ
अब हम जो है NaCl जो है उसको गर्म करके, उसको पिघला करके उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसका मैं यहां डायग्राम बना देता हूं। संगलित NaCl, संगलित का मतलब पिघला हुआ, इसमें जल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जल बिल्कुल नहीं है, ये पिघला हुआ NaCl है, ठीक है, इसमें जल नहीं है, ये केवल पिघला हुआ NaCl है। ये कैथोड, ये एनोड, ठीक है, ये कैथोड एनोड। अब देखिए इस कैथोड को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ देंगे और एनोड को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देंगे। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होगी? पहली, नंबर 1, NaCl का वियोजन। सबसे पहले तो NaCl का वियोजन होगा, तो NaCl गिव्स Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये अपन दो दो ले लेते हैं, तो दो ये दो ये दो ये। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये आयन विलयन में मौजूद है। अभी इस विलयन में केवल ये दो ही प्रकार के आयन है, एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। तो इनमें से कौन किस पे जाएगा? जो प्लस वाला है वो तो कैथोड पे यानी कि माइनस पे जाएगा, हैं, तो ये तो जाएगा किस पे? कैथोड पर। और ये किस पे जाएगा? एनोड पर। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी, तो अब मैं इधर लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कैथोड की। कैथोड पर तो देखिए बेटा, कैथोड पर क्या होगा? ये Na प्लस, दो Na प्लस है, ये जाकर कैथोड ऋणावेशित है, इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, और वो इलेक्ट्रॉन ये Na प्लस इधर आएंगे, इससे ये इलेक्ट्रॉन लेकर इसी पर इकट्ठा हो जाएगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये 2Na में बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये ध्यान रखिएगा, इस इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया हो रही है वो है अपचयन। इसी प्रकार दूसरा जो है एनोड पर। एनोड पर, एनोड पर कौन जाएगा? ये क्लोराइड आयन, क्योंकि इसके ऊपर ऋणावेश है, और ऋणावेश किस पे जाएगा? जिस पे धनावेश होता है, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जाकर इसको दे देंगे, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिक है, इस पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये 2Cl माइनस अपने इलेक्ट्रॉन देकर Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन देने की जो क्रिया है इसको कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की जो क्रिया है ऑक्सीकरण। तो कैथोड पर तो सोडियम जमा होता जाएगा और इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी, और क्लोरीन जो है इस एनोड से बाहर निकलता जाएगा। ओके, देखिए बेटा, अब मैं लेता हूं इसका दूसरा उदाहरण। NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन है। अब हम लेते हैं NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। तो NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन लेने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए इसमें भी वही पहले तो देखिए वही डायग्राम बनेगा। फर्क इतना सा है कि इसमें उसमें पहले केवल संगलित NaCl था पिघली हुई अवस्था में, और ये NaCl प्लस H2 यानी जलीय विलयन है, तो इसमें जल भी होगा, और वही कैथोड और वही एनोड,
ये कैथोड और एनोड सेम वही है, ये एनोड ये कैथोड। इसको बैटरी के माइनस सिरे से और इसको बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया। ओके, अब जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पहले तो केवल NaCl था, इसलिए केवल NaCl का विद्युत अपघटन हो रहा था। अब इसमें NaCl भी है और जल भी है, तो दोनों का अपघटन होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे NaCl का वियोजन यानी वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो ये है 2NaCl gives 2Na प्लस 2Cl माइनस। ओके, तो ये तो बन जाएगा ये। तो देखिए इसमें अभी विलयन में Na प्लस और Cl माइनस आयन उपस्थित हो जाएंगे NaCl के वियोजन से। फिर जल का भी तो वियोजन होगा, H2O का वैद्युत अपघटन या वियोजन एक ही बात है। विद्युत के द्वारा टूटना वैद्युत अपघटन होता है। तो इसमें दो लेंगे हम 2H2O हैं, तो इसमें भी क्या होगा 2H प्लस और 2 OH माइनस आयन बनेंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी इस विलयन में मौजूद है। तो इस विलयन में कितने प्रकार के आयन हो गए? दो प्रकार के, एक तो Na प्लस और Cl माइनस, 4 प्रकार के आयन हो गए, सॉरी, दो Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस, ये इतने प्रकार के आयन इसमें हो गए। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 3 कैथोड की। कैथोड पर अब देखिए कैथोड पर आवेश कौन सा होता है? माइनस। कैथोड पर आवेश कौन सा है? माइनस। तो कैथोड पर इन चारों में से कौन जाएंगे जिनके ऊपर प्लस चार्ज है? इसमें प्लस किस पे है? Na पर। इसमें प्लस किस पे है? H पर। तो Na और H ये दोनों ही Na प्लस और H प्लस ये दोनों कैथोड पर जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो सोडियम की तुलना में H प्लस की ज्यादा है। तो सोडियम से पहले हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोड से यानी कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इस कैथोड से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसको दे दें आप समीकरण 1, इसको दे दें समीकरण 2, इसको दे दें समीकरण 3। अब बात करते हैं चौथी एनोड पर। एनोड पर है, तो एनोड पर अब देखिए बेटा माइनस वाले कौन, जो इन चारों में से जो माइनस वाले हैं वो एनोड पर जाएंगे। तो एनोड माइनस किस किस पे? एक तो क्लोराइड पे और एक OH पे। तो एक तो क्लोराइड जाएगा और एक OH माइनस। तो अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन देने की यानी कि ऑक्सीकृत होने की जो क्षमता है क्लोरीन की ज्यादा होती है बजाय OH के। तो ये 2 क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देकर Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो यहां तो ये हुआ था अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, इसलिए अपचयन। और यहां हो जाएगा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, समीकरण 4, यहां इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो यहां हो जाएगा ऑक्सीकरण। इज दैट क्लियर? अब देखिए कैथोड पर सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन अपचयित हो जाएगा और H2 के रूप में बाहर निकल गया, बाकी कौन बचा? सोडियम। इसमें एनोड पर क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में से क्लोराइड जो है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, बाकी कौन बचा? OH। तो इसमें तो बचा Na और इसमें बचा OH। ये दोनों Na प्लस 2 OH माइनस ये मिलकर बना लेंगे NaOH। तो एक तरह से ये NaOH बनाने की क्लोर एल्केलाई विधि भी कहलाती है। क्लोर एल्केलाई इस विधि इसलिए कहलाती है कि इसमें क्लोरीन मुक्त हो रही है, ये क्लोरीन मुक्त हो रही है एनोड पर, और एल्केलाई इसलिए क्योंकि इसमें क्षार का विलयन भी बन रहा है, तो इसलिए इस विधि को क्लोर एल्केलाई विधि भी कहते हैं। तो ये हुआ वैद्युत अपघटनी सेल। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इस पे फैराडे के 2 नियम दिए गए थे जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन पे बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं, तो देखना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो फैराडे के नियम। ओके, धन्यवाद।